अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 द सेल के कुछ एमसीक्यूज हल करेंगे। याद रहें, ये जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने कुछ एमडीकेट के पास पेपर से निकाले हैं, कुछ मैंने बुक से लिए हुए हैं और कुछ मैंने अपने बनाए हैं जो कि एमडीकेट में बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, विच कंपाउंड कैप्चर्स लाइट इन प्लांट। वो कौन सा कंपाउंड है प्लांट में जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन तो कैप्चर नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं करता, वाटर भी कैप्चर नहीं करता। तो क्लोरोफिल जो है वो एक कंपाउंड है जो कि प्लांट में लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। तो डी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनेल। इन पांचों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो कि ऑर्गेनेल नहीं है। न्यूक्लियस ऑर्गेनेल है, गोल्जी एप्राटस ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम ऑर्गेनेल है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो ऑर्गेनेल है लेकिन क्लोरोफिल कोई ऑर्गेनेल नहीं है, ये एक सिर्फ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो डी इसका सही जवाब होगा कि डी जो क्लोरोफिल है वो एक ऑर्गेनेल नहीं है। एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एसोसिएशन। इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें एसोसिएशन जो दी गई है इसके फंक्शन, इसका नाम और उसका फंक्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर द इंट्रासेल्युलर यूज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेलेक्टिव बैरियर फॉर द सेल, राइबोसोम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें बोला है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक जो चीज़ें होती है वो ट्रांसफर करवाता है। नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ही नहीं है, तो ये नहीं होगा बिल्कुल। लाइसोसोम, डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर द इंट्रासेल्युलर यूज, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि लाइसोसोम का काम ही यही होता है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो गई, वो इंट्रासेल्युलर यूज में काम आती हैं। तो बी इसका सही जवाब लग रहा है। फिर भी सी और डी को देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिलेक्टिव बैरियर फॉर द सेल, ये भी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम है ही नहीं। राइबोसोम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और राइबोसोम का ये काम है ही नहीं। तो इस हिसाब से बी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 4, अकॉर्डिंग टू डैश, प्रोटीन्स लेयर are not confined to the surface of the membrane but embedded in lipid layers। इसमें बोल रहा है कि किस थ्योरी यानी किस मॉडल के हिसाब से प्रोटीन की जो लेयर होती है वो मेम्ब्रेन में लिपिड लेयर के साथ एम्बेडेड होती है, उसमें लगी होती है। तो वो हमने पढ़ा है कि लॉक एंड की मॉडल तो एंजाइम की चैप्टर का है, जिसमें नहीं होगा, एंजाइम की थ्योरी है। लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल भी एंजाइम की चैप्टर का है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इधर बात हो रही है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो हमारे पास मॉडल दिया गया था उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक वायरस, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। MCQ number 5, the cell membrane is made up of A. Peptidoglycan, D. Lipids and proteins, C. Carbohydrates, D. Proteins and sugar, E. Cellulose। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की बनी हुई है और प्रोटीन की। तो हमने जो इंड्यूस्ड सॉरी जो हमने ऊपर पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, उसमें हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बायलेयर से बना हुआ है, तो उसमें लिपिड आ गया और उसमें जो प्रोटीन्स के चैनल लगे हुए हैं जो कि मटेरियल को इन और आउट करवाते हैं। तो इस हिसाब से जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है। MCQ नंबर 6, हाइड्रोजन peroxide is a highly toxic substance. In the liver, it is broken down into hydrogen and oxygen by the enzyme. तो ये हमें पता है कि हाइड्रोजन peroxide जो है H2O2 का फॉर्मूला है। ये एक बार टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो ये लेवल में ब्रेकडाउन तो होता है, ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, लेकिन कौन सी एंजाइम है जो इनको ब्रेक करवाती है? एंजाइम एमाइलेज है या फिर ट्रांसफरेज है, कैटलेज है, लिपेज है या फिर ट्रिप्सिन है। तो हमें पता है कि
एंजाइम कैटलिस्ट जो होती है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करती है। तो सी इसका सही जवाब होगा। MCQ number 7. The centrosome with equal arms resembling the letter V are called. तो ये सेंट्रोसोम नहीं क्रोमोसोम है। तो ये बोला क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम जिसकी आर्म्स दोनों साइड से इक्वल हो और एक वी लेटर बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ये शेप क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर की शेप के हिसाब से हमने पढ़ा था कि जिसकी आर्म्स इक्वल हो और जो वी शेप बनाता है तो उसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। उसे हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। तो सी इसका सही जवाब होगा। MCQ नंबर 8. Which of the following is not a function of endoplasmic reticulum? इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं करता। लिपिड सिंथेसिस करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी काम है। उसके अलावा प्रोटीन डिटॉक्सिफिकेशन, ये पता है कि एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन को डिटॉक्सिफाई करता है, पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ ये हमें पता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी साइड पर जो हमारे पास प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन चेन के हिसाब से। और डी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, ये गलत है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। वेरस फिफ्थ ऑप्शन है स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। हाँ ये मसल्स के जो सेल्स होते हैं इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कैल्शियम आयंस को रिलीज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के वक्त में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन किसका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। MCQ नंबर 9. Which process allow the movement of a molecule that are too large to enter through a cell surface membrane? इन चारों में से वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर आते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस या फिर डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हमें पता है कि जब लार्ज सब्सटेंस होते हैं तो वो इनका जब वो पास आते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन कर्व हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर आते जाते हैं। उसके बाद फाइनली सेल मेम्ब्रेन फिर से बार्ट की तरफ हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। हमें पता है एंडोसाइटोसिस यानी सेल जो मटेरियल इन करता है, अंदर लेता है, उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि जो मटेरियल बाहर भेजता है उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इसका भी सही जवाब होगा। MCQ number 10. In which of the following cell organelles the structure that are site of protein synthesis can you find high concentration of RNA? ये बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा, चारों जो ऑर्गेनेल है इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और जहाँ हमें आरएनए की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, 3 राइबोसोम या फिर 4th माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें हम देखें तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, वो करता है राइबोसोम, है ना। राइबोसोम करता है प्रोटीन सिंथेसिस उसको, और राइबोसोम का दूसरा नाम भी ऐसा ही है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो इस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम ही ऐसा है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इस हिसाब से जो 3 ओनली यानी सी इसका सही जवाब होगा। सी इसका सही जवाब होगा। MCQ नंबर 11. Tay-Sachs disease occurs when cells are unable to produce an enzyme leading to the buildup of certain lipids in cells. Which cell structure would not function correctly resulting in the disease? तो ये बोल रहा है देखो Tay-Sachs डिजीज है वो क्यों काज होती है, वो किस चीज की वजह से काज होती है। तो Tay-Sachs डिजीज जो है वो लाइसोसोम की एब्सेंस में काज होती है क्योंकि लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम देता है। अगर ये नहीं होगा तो जो अनवांटेड सब्सटेंस होगा तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा। तो इस वजह से जो Tay-Sachs डिजीज होती है, तो Tay-Sachs डिजीज जो है वो लाइसोसोमल ऑर्गेनेल की वजह से होती है। ठीक है। MCQ नंबर 12. By which process does oxygen pass out of the stem and root of a plant? प्लांट के रूट और स्टेम में से जो ऑक्सीजन कैसे निकलती है बाहर, कैसे पास होती है, और जब पास होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसपायरेशन। तो उसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही स्टेम और रूट से, प्लांट के स्टेम और रूट से ऑक्सीजन पास होती है।
डिफरेंट प्रोसेस है। एमसीक्यू नंबर 13, विच फीचर्स डू एनिमल सेल्स शेयर विथ प्लांट सेल्स? इन चारों में से वो कौन से फीचर्स है जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेम है? ठीक है, तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट और प्लांट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, तो ये एक्स एक्स होगा कि ये शेयर नहीं करता, कि क्लोरोप्लास्ट दोनों में सेम नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें तो पता है ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, या फिर सी या फिर डी होगा। ठीक है, फिर आते साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म देखें तो प्लांट और एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो सेम होता है ना, उसका साइटोप्लाज्म सेम होता है। साइटोप्लाज्म उसमें भी है, हालांकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो तो एनिमल सेल में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, तो साइटोप्लाज्म भी होता है। तो इस हिसाब से सी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे करते जा रहे हैं। न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस भी प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में होता है, तो सी इसका सही जवाब होगा। MCQ number 14, which of the following is correctly matched in A, ये जो है ऑर्गेनेल्स है और इनका फंक्शन, तो उनको मैच करके हमें कोई ऑप्शन दिया गया है जो कि राइट होगा। तो ए आते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाता है, तो ए के साथ मैच होगा जी। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में ए के साथ जी है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, सॉरी ए एच है ना, ए राइबोसोम और एच प्रोटीन से एक के साथ एच देखते हैं, तो एक बी में है और एक डी में है, तो बी या डी में से कोई आंसर हो सकता है। तो चल तो सेकंड पे बी लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का फंक्शन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती हैं या फिर फॉरेन पार्टिकल्स को वो खत्म कर दिए थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम, तो बी के साथ आई होना चाहिए, आई जो है ना फॉरेन पार्टिकल्स, बी के साथ आई होना चाहिए। तो बी और डी में से देखते हैं, इधर बी के साथ एफ है यानी बी के साथ आई इधर है, यानी बी इसका सही जवाब है, लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं। फिर आता है सी सेंट्रियोल्स का फंक्शन हमें पता है कि वो सेल डिवीजन के दौरान रेज बनाते हैं, इसको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं, जो प्रोटीन की फाइबर्स निकालते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज जी, सी के साथ जी, तो सी के साथ जी भी इधर आ गया। फिर डी पेरोक्साइड जो हमें पढ़ा था कि वो डिटॉक्सिफाई करता है, चाहे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करे या किसी भी चीज़ को डिटॉक्सिफाई करे, यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो डी और एफ, ये डी और एफ हो गया। फिर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन बी इन स्किन, ये भी उसका फंक्शन है, तो इस हिसाब से बी इसका सही जवाब होगा। MCQ number 15, which of the following statement or statements is or are correct regarding a nucleus? इन चारों में से वो कौन सी स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स है जो कि न्यूक्लियस के लिए करेक्ट है? स्टोर वेट्स एंड अदर सब्सटेंसेस, नहीं, न्यूक्लियस तो कभी वेस्ट सब्सटेंस स्टोर करता ही नहीं। कंटेन जेनेटिक मटेरियल, हाँ, न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल उसके पास होता है। हेल्प इन सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो न्यूक्लियस जो है उसमें सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट कहाँ होती है? वो तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना, न्यूक्लियस में सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट नहीं, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये भी हमने पढ़ा है कि ये न्यूक्लियस की एक कंट्रोल सेंटर है। तो देखा कि हमने 2 भी इसका फंक्शन है और 4 भी है, तो 2 और 4 जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, तो 2 और 4 ये रहा डी, तो डी इसका सही होगा 2 और 4 वाला। MCQ नंबर 16, which of the following is not the function of cell membrane? इन पांचों में से वो कौन सा फंक्शन है वो कौन सा ऑप्शन है जो कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म ये फंक्शन है, रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ये भी है, फिर आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं, ये तो नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस तो काम ही राइबोसोम का है ना, सेल मेम्ब्रेन का कहाँ से है? तो ये तो हमें आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। सेल्यूलर कम्युनिकेशन, हाँ, एक सेल को दूसरी सेल से कम्युनिकेट करता है, जैसे कोई सब्सटेंस भेजा उधर फिर कोई लिया, या फिर सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, ऑक्सीजन इन एंड आउट हो जाती है, ये भी सेल मेम्ब्रेन का ही काम है। तो सी जो है वो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है राइबोसोम का। ठीक है। MCQ नंबर 17, which one of the following organelle is required for aerobic respiration? ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनेल जरूरी होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पहले बताया ना मैंने। फिर आते हैं MCQ नंबर 18 पर। ये जो MCQ है ये
पास पेपर 2019, एमडीकेट के पास पेपर 2019 से लिया गया है। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक सबस्टेंस आता है और ये सेल मेम्ब्रेन के करीब आता है, उसके बाद ये कर्व बन जाता है, फिर ये अंदर आ जाता है, फिर सेल मेम्ब्रेन फिर स्ट्रेट हो जाती है, ये लार्ज पार्टिकल है। तो ये एमसीक्यू तो पहले ही हो गया, याद है पहले मैंने करवाया था, उसमें हमने पढ़ा कि एक जो लार्ज पार्टिकल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, वो सेल मेम्ब्रेन से कैसे क्रॉस होता है, इस एंडोसाइटोसिस फॉर्म में, कि वो सेल मेम्ब्रेन करीब आता है, फिर एक कर्व बन जाता है, फिर वो अंदर आता जाता है, फिर ये जो लेयर है ये बाहर से फिर होल हो जाए, फुल हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना। एंडोसाइटोसिस का ही दूसरा टाइप है फेगोसाइटोसिस, है ना। एंडोसाइटोसिस के दो टाइप थे, एक पाइनोसाइटोसिस और एक फेगोसाइटोसिस। जब सॉलिड मटेरियल हो तो हम उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं और फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर वाटर मॉलिक्यूल या फिर कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल हो तो उससे हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस बिल्कुल ठीक होगा। फेगोसाइटोसिस जो है वो एंडोसाइटोसिस की ही टाइप है। एमसीक्यू नंबर 19, while working in laboratory before studying sample under microscope, it was immersed in a dye solution to obtain। तो ये बोल रहा है कि लेबोरेटरी में जब काम करते हुए एक सैंपल को हम माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, उसको हमने स्टेन किया, एक कलर डाई किया। तो डाई जो कलर डाई जो कहते हैं हम उसको कलर को कहते हैं। तो हम जब कलर उसमें डालते हैं, किसी भी सैंपल पे कलर डालते हैं, तो वो उसको जो है वो इसमें ये बताता है कि कौन कौन सा ऑर्गेनेल ज्यादा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा कम एब्जॉर्ब कर रहा है, और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमें बताता है। तो इसको हम कहते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मालूम करने के लिए ही ये कलर यूज होता है। कंट्रास्ट का मतलब है जैसे एक जो ऑर्गेनेल वो कहाँ है, दूसरा ऑर्गेनेल कहाँ है, ये कंट्रास्ट इसमें पता चलता है डाई सॉल्यूशन में, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 20, a group of biological active molecules formed from amino acid which interact with surface of lipid bilayer of cell membrane are called। ये बोल रहा है कि बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड, जो कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर जो है जो कि सेल मेम्ब्रेन में है, वो कैसे इंटरेक्ट करता है। इंटेग्रल उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, या फिर सेल वॉल कहते हैं, या फिर प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि इंटरेक्ट सिर्फ और सिर्फ लिपिड बायर से इंटरेक्ट करता है, लेकिन पूरा क्रॉस नहीं करता। MCQ number 21, cell permeability and transport processes of cell membrane depend upon its dash component। सेल की जो परमेबिलिटी हम कहते हैं कि सिलेक्ट अभी सेल मेम्ब्रेन का ये काम है कि वो कुछ मॉलिक्यूल यानी सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अंदर छोड़ता है, सेल के अंदर जाने देता है। तो उसको हम कहते हैं परमेबिलिटी, कि कितनी इसकी परमेबिलिटी, कितनी सिलेक्टिव है, ठीक है। तो सेल की जो परमेबिलिटी है, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी, और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज पे यानी किस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। वो फॉस्फोलिपिड पे करता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट पे करता है, या फिर पॉलीसेकेराइड पे करता है, या फिर सेल्यूलोज पे करता है। तो वो करता है फॉस्फोलिपिड पे। कि हमने पढ़ा है ना, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है ना, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है। तो वही तो है ना जो सेल को परमेबल बनाती है, सेल मेम्ब्रेन को परमेबल कौन बनाती है, फॉस्फोलिपिड। MCQ number 22, at some places in the cell wall the deposition of wall material does not take place, these places are known as। ये बोल रहा है कि जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल जो है कि सेल वॉल में किसी जगह पे जो है ना वो सबस्टेंस जमा नहीं हो जाता और उधर एक सोराख सा बन जाता है ना। तो इधर एक होल सा बन जाता है। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल तक कोई चीज पहुंचाना उस होल के जरिए। तो वैसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। MCQ नंबर 23, डिक्टायोसोम इज द अदर नेम ऑफ व्हिच ऑर्गेनेल। डिक्टायोसोम जो है वो किस ऑर्गेनेल का दूसरा नाम है। तो गोल्जी एपराटस को ही हम डिक्टायोसोम कहते हैं। गोल्जी एपराटस का ही दूसरा नाम क्या है, डिक्टायोसोम। MCQ number 24, the word autophagy is associated with which organelle। ऑटोफेगी का मतलब है कि जब फॉरेन पार्टिकल किसी सेल में आ जाए तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है उसको इंजेस्ट करती है एंडोसाइटिस प्रोसेस के जरिए, और उसको इंजेस्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ऑटोफेगी, कि ऑटोमेटिकली उसको खा लिया, फेगी मतलब खा लिया। तो ये जो काम पता है किसका, ये काम है लाइसोसोम का, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम ही देता है हमें,
ठीक है। एमसीक्यू नंबर 25, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम अल्फा ग्लाइकोसिडेज व्हिच ऑर्गेनेल इज डिफेक्टिव। एंजाइम जो है जिसका नाम है अल्फा ग्लाइकोसिडेज, ये जो एंजाइम है इसकी एब्सेंस में कौन सा डिफेक्ट काज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपाटास, न्यूक्लियस, सॉरी ये पूछ रहा है कि ये जो एंजाइम है ये एंजाइम किस ऑर्गेनेल में है। ये एंजाइम किस ऑर्गेनेल में है, तो ये तो लाइसोसोम में है ना एंजाइम, ये तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, तो ये लाइसोसोम में है। MCQ number 26, mental retardation, loss of myelin and finally death are symptoms of which disease। मेंटल रिटार्डेशन या फिर लॉस ऑफ माइलिन, फाइनल डेथ, ये किस बीमारी के सिम्टम्स है। थायराइड डिजीजेस, गॉइटर डिजीजेस, क्रेब्स डिजीज या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसका जो जवाब है वो है क्रेब्स डिजीज। क्रेब्स डिजीज जो है ना इसी के ही ये सिम्टम है कि मेंटल रिटार्डेशन, लॉस ऑफ माइलिन या फिर फाइनली डेथ। MCQ number 27, from the following which organelle is not found in animal cell। ये जो 6 ऑप्शन है, इन 6 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। डिक्टाजोम यानी गोल्जी एपाटास पाया जाता है, राइबोसोम भी होता है इसमें, कॉन्ड्रियोसोम यानी माइटोकॉन्ड्रिया ये भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, पेरोक्सोसोम भी पाया जाता है, लेकिन ग्लाइक्सोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। तो इसका सही जवाब होगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं वो प्रोटीन कितनी टाइप के बने होते हैं, तो वो प्रोटीन की 5 टाइप से बने होते हैं, 5 टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये साइटोस्केलेटन का टॉपिक है। एमसीक्यू नंबर 29, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम की मूवमेंट का, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की मूवमेंट का कौन सा ये ऑप्शन है। तो माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हम देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना वो या तो सेंट्रियोल्स होते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालती हैं जो कि क्रोमोसोम को सेंटर पे लाती है। ये 9th की टॉपिक है, इंटर में भी है। एमसीक्यू नंबर 30, राइबोसोम्स आर सो नेम्ड बिकॉज दे कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ डे। राइबोसोम का जो नाम दिया गया है वो किस लिए, क्योंकि इसमें हाई कंसंट्रेशन तो है, लेकिन किस चीज की हाई कंसंट्रेशन है जिसके लिए उसको राइबोसोम नाम दिया गया है। तो हमें पता है कि राइबोसोम में सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, राइबोसोम में प्रोटीन तो बनती है लेकिन प्रोटीन होती नहीं, डीएनए तो बिल्कुल नहीं होता, तो आरएनए ही है जो कि राइबोसोम में हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। एमसीक्यू नंबर 31, व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। किस ऑर्गेनेल को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं, तो वो होता है लाइसोजाइम, क्योंकि लाइसोजाइम में हाइड्रेटिक एंजाइम्स होती है। अगर सेल को कुछ भी डैमेज होता है ना तो लाइसोजाइम फट जाते हैं, और फट जाते हैं तो इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है वो उसके बाहर निकल आती हैं, और जब बाहर निकल आती है वो अपने खुद के सेल को ही खा लेती हैं, खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर लेती है, इसलिए हम कहते हैं लाइसोजाइम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल। एमसीक्यू नंबर 32, which one from the following is single membrane bounded structure। इन चारों में से या फिर ये पांचों इनमें कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि सिंगल बाउंडेड है, कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि सिंगल बाउंडेड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल बाउंडेड है, न्यूक्लियस डबल बाउंडेड है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल बाउंडेड है, लेकिन लाइसोसोम जो है वो सिंगल बाउंडेड है, तो डी इसका सही जवाब होगा। 33, which organelle is called protein factory of the cell। ये तो मैंने बताया अभी कि प्रोटीन फैक्ट्री हम किसको कहते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस होती है जहां प्रोटीन बनती है तो उसे हम कहते हैं राइबोसोम को, है ना, 2-3 बार मैंने बताया। राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ अबाउट डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम जो बना होता है वो कितनी टाइप के प्रोटीन का बना होता है, तो वो है हमारे पास कितनी टाइप का बना होता है, डी 50 टाइप के बने होते हैं। राइबोसोम के जो प्रोटीन होती है वो 50 टाइप के प्रोटीन बनते हैं। 35, राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन। राइबोसोम कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी नन ऑफ दीज। पता है राइबोसोम कहाँ बनते हैं, राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, तो इधर ऑप्शन ही नहीं है तो इसका मतलब नन ऑफ दीज सही होगा। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में, इधर ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हम नन ऑफ दीज किए।
ठीक है। एमसीक्यू नंबर 36, ईच सेंट्रोल इज कंपोज ऑफ डैश सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो सेंट्रोल जो होते हैं वो कितने सेट के ट्रिपलेट के माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं? तो वो है सी, 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट। 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो कि सेंट्रोल्स कंपोज होता है। एमसीक्यू नंबर 37, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इन तीनों में से वो कौन सी ऑर्गेनेल है जिसकी मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, यानी कुछ कुछ यानी सिलेक्टिव मॉलिक्यूल अंदर नहीं छोड़ता, यानी सारों को बस अंदर जाने देता है। तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या फिर वैक्यूल या फिर ये सारे। तो इसमें देखेंगे सेल वॉल जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल नहीं है, वो सारे मॉलिक्यूल को अंदर आने देता है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल नहीं है। एमसीक्यू नंबर 38, द वर्ड कैरियोलिम्फ इज द अदर नेम ऑफ। कैरियोलिम्फ जो है वो किस चीज का दूसरा नाम है? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म या ऑल ऑफ दीज। तो ये मैं बता दूं, कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को, कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। तो लिम्फ कहते हैं फ्लूइड को। तो न्यूक्लियस फ्लूइड यानी न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइनली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म हमें पता है, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोलिम्फ कहते हैं, और सार्कोप्लाज्म हम कहते हैं वो जो मसल सेल्स हो गए उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। तो डी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 39, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन। ये भी मैंने बहुत बार बताया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस ऑर्गेनेल में होती हैं? लाइसोसोम में, लाइसोसोम में, ठीक है, लाइसोसोम में होती है। उसके अलावा भी हमने पढ़ा है कि जब जब लाइसोसोम नहीं होता तो कभी कभी वैक्यूल भी है, वो भी लाइसोसोम की तरह काम करता है। तो वैक्यूल में सेल सेप भी है, तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इसमें लाइसोसोम में भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है, या फिर कभी कभी वैक्यूल भी लाइसोसोम का फंक्शन करता है, और वैक्यूल में सेल सेप होता है, यानी ये भी सेम थिंग है। तो ऑल ऑफ दिस डी सही होगा। एमसीक्यू नंबर 40, द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? ये भी बहुत बार पढ़ा। प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं है क्योंकि ये तो राइबोसोम का काम है। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग जो है ना, ये काम है गोल्जी एपराटस का, यानी जो गोल्जी बॉडीज का। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो है वो लाइसोसोम का काम है, लेकिन जो लिपिड सिंथेसिस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो इसी तरह हमारे 40 के 40 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, और ये सारे एमसीक्यूज जो है वो मैंने एक पीडीएफ में बना के अलोंग विथ की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उसको क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।